आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने जनरल क्लॉजेस एक्ट को। प्रोबेबली आज ये एक्ट हमारा कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। तो देखो, जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 8 को। और सेक्शन नंबर 8 बेसिकली आपको ये बता रहा है कि देखो, आपने बहुत सारे एक्ट्स में ऐसा देखा होगा ना कि एक एक्ट में नाम लिखा हुआ है दूसरे एक्ट का। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर आपको सेबी एक्ट का नाम मिलता है, और इसी तरह से आप देखोगे सेबी एक्ट में आपको कंपनीज एक्ट का नाम मिलेगा। ये अलग अलग एक्ट्स के नाम मिलेंगे। तो पॉइंट ये आता है कि अब बहुत सारे ऐसे लॉ है, ठीक है, सेबी रेगुलेशन स्पेशली, जहां पर आपको अभी भी क्या दिखेगा, कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन आज के डेट में कंपनीज एक्ट 1956 तो एप्लीकेबल है नहीं। आज के डेट में जो एप्लीकेबल है वो है कंपनीज एक्ट 2013। तो अब इस केस में आप क्या बोलोगे कि उस सिचुएशन में, जैसे एज पर मतलब जो था प्रोविजन, जैसे इशू ऑफ शेयर्स, तो इशू ऑफ शेयर्स कंप्लाई द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 ऐसा लिखा हुआ है। अब कंपनीज एक्ट 1956 तो रिपील हो गया, वो तो खत्म हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, कंपनीज एक्ट 2013। तो आप क्या करोगे, विल यू से नहीं 2013 को हम फॉलो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सेबी रेगुलेशन तो 1956 के लिए ही बोल रहा है, 2013 के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम वो फूफा जी की तरह मुंह फुला के नहीं बैठेंगे, और हम सिंपल तरीके से क्या बोलेंगे कि 1956 एक्ट की जगह क्या आया है, 2013 आया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल 2013 एक्ट ही एप्लीकेबल होगा, इवन दो द प्रीवियस लॉ इज रिपील्ड। ओके, जो पुराना वाला लॉ है वो अगर रिपील भी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एज इट इज यहाँ पर चलेंगे। आप बताइए, क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, अब देखो इसी को हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। तो इसमें देखो क्या दिया है, वेयर दिस एक्ट और सेंट्रल एक्ट और regulations made after the commencement of this act repeals or enacts, ये आ रहा है पॉइंट, it repeals or it reenacts with or without modification any provision of the former enactment, then references in any other enactment। okay, जैसे मैंने आपको बताया सेबी रेगुलेशन के अंदर कंपनीज एक्ट का रेफरेंस, और इन एनी इंस्ट्रूमेंट to the provisions so repealed shall, unless a different intention appears, be construed as reference to the provisions so reenacted। हाँ, अगर कंपनीज एक्ट 1956 आ रहा है, मैं 2013 आ रहा है, वहां पर किसी प्रोविजन में स्पेसिफिकली लिखा है कि नहीं, यहाँ दिस रिपील्स, बेसिकली पुराने वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो डिलीट हो जाएगा, या ऐसा कुछ लिखा है तो बात अलग है। इसका एक और क्लास एग्जांपल होता है, आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू गया गया था 1956 एक्ट के अंडर में, ठीक है। तो जब 2013 एक्ट आया तो क्या आपके वो शेयर सर्टिफिकेट बेकार हो गए? आंसर इज नो। तो ये वही वाला पॉइंट आपको इधर दिया हुआ है, ये पॉइंट याद रहेगा, राइट। देखो ये केस स्टडी आपको दिया हुआ है, इट वाज हेल्ड दैट गौरी शंकर गौर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और इसमें क्या बताया, इट वाज हेल्ड दैट एवरी एक्ट हैज हिज ओन डिस्टिंक्शन, एंड इफ अ लेटर एक्ट merely makes a reference to a former act or existing law, it is only by the reference of all amendments repeals new law subsequently made will have effect unless the operation is saved by the relevant provisions of the sections of the act। इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है, इनकम टैक्स में आप वहाँ पे बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हो मैट कैलकुलेशन के लिए, तो उसमें बताया हुआ है कि बुक प्रॉफिट एज पर द 1956 एक्ट। अब 1956 एक्ट की जगह क्या आ गया, 2013 एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अभी भी अगर 1956 एक्ट लिखा है तो भी चलेगा, आप स्टिल उसको किसकी तरह ट्रीट करोगे, जहां जहां पे 1956 एक्ट लिखा है उसको आप रीड करोगे एज 2013 एक्ट ओनली। ओके, राइट। ये था आपका सेक्शन नंबर 8। अब देखो सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 में यहाँ पे बताया हुआ है कि अगेन जैसे कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड ऑल, तो इसके अंदर आपको बता रहे हैं कि एनी लेजिस्लेशन, मतलब जो भी यहाँ पर आपका टर्म आ रहा है कि यहाँ पे हम टाइम जब स्टार्ट करने की बात करते हैं, द कमेंसमेंट एंड द टर्मिनेशन ऑफ द टाइम, वो कब से शुरू करेंगे, स्पेशली जब वर्ड आता है हमारा इस तरीके से फ्रॉम, तो उसके अंदर बताया हुआ है कि जो डेट है, ठीक है, यू एक्सक्लूड द फर्स्ट डे इन द सीरीज, और उसके बाद में आपका वो कंटिन्यू रहेगा और लास्ट डे इंक्लूडिंग होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल
ये आपके पास रहता है। जैसे आपको बताया हुआ है कि अ कंपनी हैज declared a dividend in the shareholder meeting in the AGM on 30th जून 2016। अब आपको बोला है कि डिविडेंड जो है वो आपको पे करना है 30 दिन के अंदर अंदर। तो आप 30 दिन कहाँ से काउंट करोगे? मतलब 30 सितंबर से 30 दिन काउंट करोगे या 1 अक्टूबर से 30 दिन काउंट करोगे? क्योंकि अगर 30 सितंबर से आप 30 दिन काउंट करोगे तो आपका डेट क्या निकल के आएगा? 29। लेकिन अगर आप 1 अक्टूबर से काउंट करोगे तो आपके लिए डेट निकल के आएगा 30। अब सर क्या एक दिन में कुछ फर्क पड़ता है? आंसर इज यस, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि सपोज अगर आपने 30 तक डिविडेंड बांटा और अगर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल है तो आपके ऊपर लगेगा पेनल्टी क्योंकि आपने डिफॉल्ट कर दिया। लेकिन अगर नहीं तो फिर ये वाला प्रोविजन में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, देयर इज नो पेनल्टी। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि किस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, बोला 30 तारीख को। तो दिस इज द फर्स्ट इन द सीरीज। तो इसको तो आप क्या कर दो, फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, इसको तो एक्सक्लूड कर दो और जो लास्ट डे है उसको इंक्लूड कर लो। मतलब 30 अक्टूबर यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, 30 अक्टूबर यहाँ पे इंक्लूड होगा और 30 सितंबर को हम एक्सक्लूड करेंगे। तो आपका जो टाइम पीरियड यहाँ निकल के आएगा वो क्या रहेगा? फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल 30th ऑफ अक्टूबर। बताइए ये क्लियर हुआ? ओके चलिए फिर देखो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। तो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम में वही बताया कि वेयर बाय any legislation or the regulation, any act or proceeding is directed or allowed to be done or taken in any court or certain office on a certain day within the prescribed time, then if the court or the office is closed on that day, तो आपका जो लास्ट डे रहेगा उसके अगले दिन आप कंप्लीट कर लो। देखो जैसे इसका आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सेम सपोज करो आपको जो लास्ट डे था वो लास्ट डे आपका पेमेंट का पड़ रहा है 2 अक्टूबर, ठीक है? जो आपको पेमेंट करना है वो 2 अक्टूबर पड़ रहा है। अब 2 अक्टूबर तो आपके लिए क्या हो गया? इट्स अ हॉलीडे। तो अब आपको पेमेंट कब तक करना होगा? तो एक इंटरप्रिटेशन निकल के आता है कि देखो आप 1 अक्टूबर तक पेमेंट कर दो तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड के विद इन पे कर गए। और एक आता है कि देखो मेरे पास ऑप्शन है 2 अक्टूबर को पे करने का, आई स्टिल हैव द ऑप्शन, बट क्योंकि उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, बैंक बंद है, वो सब नहीं कर सकता, कोर्ट्स बंद है उस दिन, तो मुझे एक दिन और एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए। क्योंकि मेरे को अगर सपोज सपोज 40 डेज का टाइम पीरियड दिया गया था, ठीक है? अब 40 डेज के टाइम पीरियड में जो लास्ट डे है 40th डे है, वो अगर यहाँ पे 2 अक्टूबर पड़ गया तो टेक्निकली तो मुझे 39 डेज ही मिले, राइट? तो मुझे एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए। पर हाँ इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये 40 दिन के बीच में कहीं पर अगर 2 अक्टूबर पड़ा तो आप बोलोगे कि, या 4 पब्लिक हॉलीडेज पड़ गए तो आप बोलोगे मुझे 4 दिन एक्स्ट्रा दो। ये उसका बात नहीं हो रहा। ये बात कब का कर रहा है? लास्ट डे, ड्यू डेट का बात कर रहा है। ये देख रहे हो? whereby any legislation or regulation or any act or proceeding is directed or allowed to be taken in any court, ठीक है? कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट के अंदर आपको लेना है on a certain day or within a prescribed time period, ठीक है? Then if the court or the office is closed on that day or the last day of the prescribed period, लास्ट डे ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, ये ध्यान रखना, या वो पर्टिकुलर दिन उस दिन बंद है तो आप क्या करोगे? आप नेक्स्ट डे को ले लोगे। सो द एक्ट और द प्रोसीडिंग शैल बी कंसिडर्ड एज डन और टेकन इन द ड्यू टाइम इफ इट इज डन और टेकन ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स ऑन विच द कोर्ट इज ऑफिस इज ओपन। आपने बहुत सारे मूवीज के अंदर शायद ये चीज नोटिस किया हो कि फ्राइडे को पुलिस अरेस्ट करता है। ऐसा आपने देखा? काफी सारे, आई थिंक राजनीति मूवी के अंदर ऐसा था कि फ्राइडे को पुलिस अरेस्ट करता है, दिस पर्सन राजपाल यादव को फ्राइडे को पुलिस अरेस्ट करता है। क्यों फ्राइडे को क्यों अरेस्ट करता है? क्योंकि पुलिस वालों के पास वो रहता है ना कि 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर आई थिंक उनको कोर्ट में जाके पेशी करना है। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक हॉलीडे से जस्ट पहले जेल में डाल देते हैं।
अब जेल में एक बार आप चले गए तो आपको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि बेल लेने के लिए आपको कोर्ट में पेश जाना पड़ेगा या कोर्ट में आपको पेशी करना पड़ेगा। तो 3-4 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम वहां पर मिल गया, और उस 3-4 दिन में काफी आपकी मेहमान नवाजी हो सकती है। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। आप बताइए, ये क्लियर हुआ? कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, ये क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि अब सपोज मुझे अगर डिस्टेंस को मेजर करना है, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल मैप्स को ही खोलता हूँ। ठीक है, देखो अगर मुझे डिस्टेंस को मेजर करना है, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए देयर आर मेनी वेज। सपोज करो आप अगर ये चेक करो, अगर आप ये चेक करो, मुझे दिस इज वेयर आई एम राइट नाउ। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे मुलुंड आना है तो देर आर मेनी वेज। मैं ऐसे घूम के आ सकता हूँ, करेक्ट, मैं ऐसे घूम के आ सकता हूँ, और अगर आप बोलो तो मैं ऐसे भी घूम के आ सकता हूँ। करेक्ट, आ रहा है आपको समझ में? ऐसा भी हो सकता है, मैं यहाँ से निकलूँ, जेटी पकड़ू, जेटी पकड़ के इधर जाऊँ कोलाबा, फिर कोलाबा से इधर वाशी जाओ, और वाशी से ऐसे घूम के थाने होके इधर आओ। मेरे पास बहुत सारे, मतलब टाइम पास करने के लिए देर आर मेनी वेज। ठीक है, तो आप डिस्टेंस कैसे मानोगे? सपोज वो आपको बोलता है कि द डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन 10 किलोमीटर्स, तो मैं बोलूँ देखो, या द डिस्टेंस शुड बी मोर देन 10 किलोमीटर्स, तो मैं बोलूंगा थाने और मुलुंड के बीच में तो देखो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है, पर 10 किलोमीटर बनाना तो अपने हाथ में है ना। अपन थोड़ा घूम के चलेंगे तो 10 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगा। अरे आया, ऑटो वालों की तरह बिहेव करना है, ऑटो टैक्सी वालों की तरह। ठीक है, कि मीटर ज्यादा घुमाना है, तो मीटर ज्यादा घुमाने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मेरे को सपोज अगर आप ये चेक करो, मुझे यहाँ पे बोरीवली से गोरेगांव जाना है, तो एक स्ट्रेट रोड से भी मैं जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी टाइम पास करूँ ना, इधर गया फिर 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 इधर गया, मैं ऐसे 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 करके भी निकल सकता हूँ। मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैं हाईवे गया, थोड़ा सा हाईवे से घूम के इधर आया, फिर ऐसे। तो पॉइंट आ रहा है कि ये आप डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? अब हर डिस्टेंस हर कोई अपने अपने हिसाब से करेगा। तो यहाँ पर बताया डिस्टेंस, अगर लॉ में कुछ और नहीं लिखा तो इट हैज टू बी द स्ट्रेट लाइन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब मुलुंड और बोरीवली के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा? ऐसे यहाँ से यहाँ सीधा लाइन एक ड्रॉ करेंगे, और हम फिर चेक करेंगे कितना डिस्टेंस है बोरीवली और मुलुंड के बीच में। आया समझ में? ये पॉइंट आया समझ में? So the distances, बस ये ध्यान रखना, the distance between the two places has to be measured in the straight line on the horizontal plane. Okay? फिर अगर आप देखो ड्यूटी टू बी टेकन ऑन प्रो रेटा एनैक्टमेंट, तो अब यहाँ पर प्रो रेटा एनैक्टमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो सपोज करो कोई गुड्स है, ठीक है, उसके ऊपर ड्यूटी लग गया। ठीक है, उसके ऊपर ड्यूटी लग गया, ड्यूटी ज्यादा लग गया कम लग गया, तो आप क्या करोगे? उसमें प्रो रेटा वाइज आप लोगे। सपोज ये टाइम पीरियड है, ठीक है, मैंने आपको बोला था मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको गुड सप्लाई करूंगा, ये 2 टाइम पीरियड के बीच में गुड सप्लाई करूंगा। इधर बीच में उसके गुड्स के ऊपर जीएसटी बढ़ गया, एक्स्ट्रा ड्यूटी लग गया, तो अब क्या होगा? देखो मैंने आपको ऑर्डर तो सारा का सारा इधर ही पे प्लेस कर दिया था, तो टेक्निकली अगर मैंने सारा का सारा ऑर्डर अगर इधर प्लेस कर दिया, तो आ, इस पर ड्यूटी कम लगना चाहिए। सपोज यहाँ पर ड्यूटी बढ़ गया, यहाँ ड्यूटी 5% था, यहाँ पर ड्यूटी 18% हो गया, तो टेक्निकली यहाँ तो ड्यूटी 5 ही लगना चाहिए, आप 18 क्यों लगाओगे? राइट, इवन दो गुड्स मैं यहाँ पर सप्लाई करूंगा, बट इसमें भी आपको ड्यूटी कितना लगाना चाहिए? आपको ड्यूटी 5 ही लगाना चाहिए, 18 नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो लॉ क्या बोलता है? और दूसरा तरीका क्या होगा कि यहाँ पे आपको 18 देना होगा, तो लॉ बोलता है प्रो रेटा बेसिस पे आपका यहाँ पर ड्यूटी लगेगा। तो यहाँ पर 5 और यहाँ से फिर आपका 18। तो ये देखो, वेयर बाय एनी एनैक्टमेंट नाउ इन फोर्स और हेंस आफ्टर to be enforced, any duty of customs or excise or in the nature thereof is leviable on any given quantity by weight, measure or value of the goods or merchandise, then a like duty which is leviable according to the same rate
ऑन द ग्रेटर क्वांटिटी, राइट दिस। तो ये आपका है। तो प्रोरेटा बेसिकली आपका क्या है, एक लैटिन टर्म है जो बेसिकली डिस्क्राइब करता है प्रोपोर्शनेट एलोकेशन के लिए। तो आप ये देखो, वेयर सेवरल डेटर्स, वेयर, अच्छा दूसरा और एक चीज आप देखो, वेयर सेवरल डेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में याद है जॉइंट लायबिलिटीज हम लोग निकालते थे। सो वेयर सेवरल डेटर्स आर लायबल फॉर द होल डेट, ईच वन इज लायबल फॉर हिज ओन शेयर एंड proportion and they are said to be on the pro rata basis। ये आया समझ में? रिमेंबर हमने फाउंडेशन में जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखा था, ए बी एंड सी तीनों ने मिलकर इकट्ठे 3 लाख रुपया का लोन लिया फ्रॉम डी। तो अब ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है, 1 लाख रुपीज है। तो जो प्रो रेटा है ये वही सेम पॉइंट आपसे यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। सेम एग्जाम्पल आपको यहाँ पर डिविडेंड के लिए भी वही सेम एग्जाम्पल आपको दिया है कि जो डिविडेंड आपको यहाँ पर पे करना है कंपनी को, वह प्रो रेटा बेसिस पे पे करोगे, जिसका जितना बनता है उतने के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेंडर। अब देखो इसके ऊपर बहुत ही कॉम्पिटिशन है। सी आप लॉ में कई बार देखोगे द मैनेजिंग डायरेक्टर इस तरह से करके बात होगा, और फिर वो वर्ड क्या यूज करता है, ही हैज टू डू ऑल दीज थिंग्स, करेक्ट, ही हैज टू डू दिस, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो यहाँ पर सलोनी, क्या आप इस तरह से डिफेंस ले सकते हो कि देखो वहां पर उसने क्या वर्ड यूज किया है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, नाउ आई एम शी, तो मेरे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सर आपने तो सिखाया था लॉ में जितना लिखा है उतना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आप बताओ क्या इस तरह से आप डिफेंस ले पाओगे? आंसर इज नो, बिकॉज लॉ में जहां पर भी ही लिखा है, ही इंक्लूड्स शी इंक्लूड्स ही, ऑफ कोर्स द ट्रांसजेंडर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो ये वही पॉइंट बताया हुआ है कि जहां पर भी मैस्कुलिन जेंडर होगा that also includes the females, and जहां पर भी सिंगुलर वर्ड यूज होगा वहां पर प्लूरल भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है द कल्प्रिट विल बी जेल्ड। अब सपोज करो कल्प्रिट एक नहीं है, कल्प्रिट 5 है, तो आप क्या ऐसे बोलोगे कि नहीं 5 जनों को आप जेल में नहीं डाल सकते? बोला क्यों? बोला क्योंकि वहां पर तो क्या लिखा हुआ है, कल्प्रिट्स नहीं लिखा हुआ, कल्प्रिट लिखा हुआ है। तो अगर किसी एक जने ने अगर गुंडागर्दी करी तो उसको आप जेल में डालोगे, 5 जनों ने करी तो आपके पास तो कोई पावर ही नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज कल्प्रिट्स, वी आर कल्प्रिट्स एंड द लॉ सेज ओनली कल्प्रिट। तो ध्यान रखना, इस ऐसा आप टाइम पास नहीं कर पाओगे। तो सिंगुलर विल ऑल्सो इंक्लूड द प्लूरल। सो इन अकॉर्डेंस विद द रूल, the word importing the masculine gender are to be taken including females, and the word men, जहां पर भी men word use होगा this will also include women। आप बताओ ठीक है? और जहां पर भी he word use होगा this will also include she। ठीक है, so the words like his father and mother will also mean मतलब for daughters also, मतलब her father, this will also include her father and her mother। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ये बताइए, इज दिस क्लियर? राइट, तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास आते हैं। फिर आई थिंक हाँ, लेकिन यहाँ पर देखो ये पॉइंट देखो, वेयर अ वर्ड कनोटिंग common gender is available but the words are used conveys a specific gender, then this presumption will not apply। जैसे बुलक कार्ट अगर यूज हो गया तो आप मतलब बुल अगर आप वर्ड यूज कर लिया तो उसमें आप काउ को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, बुल और बुल के अंदर आप काउ को इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज बेसिकली दोनों में क्या है, काउ इज शी, गाय माता है, भैंस पिता मतलब बाप बराबर, गाय माता बराबर। तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि काउ विल ऑल्सो इंक्लूड बुलक। इनफैक्ट आपने अगर अभी नोटिस किया हो, बीफ बैन जब हुआ था तो बीफ बैन में काउ मीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीफ, ओके, द बुल मीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीफ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो भी बैन लगाया था वो बैन किसके लिए लगाया, फॉर काउ। और वहां पर क्या बोला कि काउ मीट शुड नॉट बी देयर। बुल बी बुल का मीट अगर आप अगर कंज्यूम कर रहे हो, स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए हुआ था, तो बोला वहां पर चलेगा, बुल इज फाइन बट काउ शुड नॉट हैपन। अरे ये पॉइंट आया समझ में?
गाइस ये पॉइंट आया समझ में, राइट। इसी तरह से आप देखो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप बोलते हो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, तो क्या इसका मतलब प्रीवियस ईयर्स होगा? इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर। तो क्या इसका मतलब ईयर्स हो जाएगा? देखो ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, क्या ऐसा होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लॉ यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहा है। तो अगर लॉ स्पेसिफिकली पॉइंट बोलेगा तब तो बात अलग है, अदरवाइज इट विल इंक्लूड बोथ। गाइस इज दिस क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर? फिर आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें आ रहा है पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसके अंदर बताया हुआ वेयर बाई एनी सेंट्रल एक्ट regulation made after the commencement of this act, any power conferred then, unless a different intention appears, that power may be exercised from time as the occasion requires. अब इसका क्या मतलब हो गया? ये वाले मतलब का, इस वाले प्रोविजन का, इसमें आपको ऐसे बताया हुआ है कि जो पावर आपको दिया हुआ है वो पावर, दैट इज द एब्सोल्यूट पावर विच हैज बीन गिवन, राइट। जो भी पावर आपको यहाँ पे दिया हुआ है दैट विल बी एक्सरसाइज जब जो भी आपका ओकेशन होगा उसके लिए। जैसे एक आप सिंपल सिचुएशन लो कि चेयरमैन के पास पावर है, अगर मीटिंग के अंदर कयोस हो जाए, ठीक है, या बहुत ज्यादा धूम धड़ाका टाइप सिचुएशन हो जाए, तो चेयरमैन के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, मीटिंग को एडजर्न कर सकता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो अपनी मन मर्जी से मीटिंग को एडजर्न कर देगा? क्या वो अपनी मन मर्जी से मीटिंग को एडजर्न कर सकता है कि यार आज मूड नहीं है मेरा, मीटिंग एडजर्न कर दो? क्या ऐसा कर सकता है? आंसर इज नो। तो ये वही वाला पार्ट बताया हुआ है कि दिस विल बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द ओकेजन रिक्वायर्स। ओके, राइट। तो इसमें आप ये देखो ये पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट, जैसे पावर टू अपॉइंट, टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। अब एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बिकॉज ऑफ योर पोजीशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर पोजीशन। अभी जैसे हम इस तरह से बोलते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल चेयर द मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल चेयर द मीटिंग। तो आप मुझे बताओ हु इज गोइंग टू चेयर द मीटिंग? Is it going to be Mr. Narendra Modi or is it going to be the Prime Minister Modi? आप मुझे बताओ who is going to chair the meeting? Is it Narendra Modi or is it the Prime Minister Modi? पीएम मोदी, ठीक है। तो कल को अगर सपोज करो नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहते, नितिन गडकरी पीएम बन जाते हैं, तो यहाँ पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग होगा उसके अंदर अगर चेयर करना होगा तो क्या वहां पर तब भी मिस्टर नरेंद्र मोदी जाएंगे? आंसर इज नो। वहां पर कौन जाएंगे? नितिन गडकरी, ठीक है। और एक एग्जांपल आपका प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई, ठीक है, द प्रेसिडेंट, हाँ, द पोस्ट इज ऑथराइज्ड एंड नॉट द पर्सन, तो उसी को हम वहां पर बोलते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पोस्ट वी डोंट टॉक अबाउट द पर्सन, ठीक है। और आप अगर एग्जांपल लो द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई को काफी जगह यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की अलग अलग कमिटीज के अंदर बुलाते हैं, ठीक है। तो वहां पर कौन आता है? इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई। अब प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई को बोला है तो जो भी उस वक्त प्रेसिडेंट होगा उसको यहाँ पर पावर मिलेगा चेयर करने का। तो आप ये देखो वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और द रेगुलेशन a power to appoint any person to fill any office or execute any function is conferred, then unless otherwise expressly provided, any such appointment may be made either by the name or by the virtue of the office। तो आप ये बोल सकते हो नरेंद्र मोदी विल चेयर दैट मीटिंग, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो पीएम मोदी इज गोइंग टू चेयर द मीटिंग। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस तरह से। बट अल्टीमेटली बात क्या है कि जो भी उस ऑफिस में बैठा है
वो ही कर सकेगा। तो देखो एक्स ऑफिशियो इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या है, वंस पोजीशन और द ऑफिस। आप बताइए ये क्लियर हुआ? वो आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की 3 वाइफ्स है, 2 को डिवोर्स दे चुका है, अभी मिलेनिया ट्रम्प है। अब सपोज करो वो मिलेनिया, मतलब ऐसा तो मैं क्यों बोलूं, बट अगर उसने अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया होता तो फिर क्या होता, एक्स ऑफिशियो पोजीशन के हिसाब से शी वुड हैव बीन द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अरे समझा, आया आपको समझ में? बट बिकॉज मिलेनिया ट्रम्प वाज द वाइफ दैट टाइम, तो ये आपके लिए अभी एक्स ऑफिशियो ये प्रोविजन है। फिर देखिए पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड एंड डिसमिस। तो जिसके पास पावर है आपको अपॉइंट करने का, उसी के पास पावर भी होगा आपको सस्पेंड और डिसमिस करने का। ये आप यहाँ पे देखो, द अथॉरिटी हैविंग फॉर द टाइम बिंग पावर टू अपॉइंट शेल ऑल्सो, ये देखो शेल ऑल्सो हैव द पावर टू सस्पेंड और डिसमिस एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय इटसेल्फ और एनी अदर अथॉरिटी टू एक्सरसाइज। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर रहते हैं। जैसे कोर्ट है, कोर्ट के पास पावर होता है टू अपॉइंट द रिसीवर, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो यहाँ पर उसको उस रिसीवर को रिमूव कर सके। ये चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स। क्यों? क्योंकि ये जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर आपको देके रखा हुआ है। फिर अगर आप देखो सब्सटीट्यूशन ऑफ द फंक्शनरीज, अब आप यहाँ पे ध्यान रखो किस चीज का बात हो रहा है, सब्सटीट्यूशन, और दूसरा यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है फंक्शनरीज का। तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था कि सपोज करो जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला जो पीएम है उसकी सैलरी हो गई है 1 लाख रुपए, पहले सैलरी थी लेट्स से 5 लाख, अब हमने सैलरी कर दिया 1 लाख, या फिर ओपोजिट सैलरी था 1 लाख, अब हमने बढ़ाकर सैलरी कर दिया 5 लाख। जब नितिन गडकरी पीएम बनते हैं, ठीक है, अभी आप ऐसा मत लेना कि मेरा बीजेपी ओरिएंटेशन है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, बट हाँ डेफिनेटली मैं राहुल गांधी को पीएम नहीं बोल रहे हैं, बट एग्जांपल आप लो, नितिन गडकरी अगर पीएम बन जाते, आई एम सेइंग इन द करंट सिनेरियो 2024 के पहले ही सपोज करो नितिन गडकरी अगर पीएम बन जाते हैं, तो यहां पर जो रूल्स नरेंद्र मोदी के ऊपर एप्लीकेबल थे वही रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, नितिन गडकरी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। आप बताओ ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? यू नीड नॉट मेंशन दैट ये रूल्स तो नरेंद्र मोदी के टाइम पे आए थे तो ये उसके लिए एप्लीकेबल है, ये रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल आपका रहेगा। देखो इसी को रीड करो, इन एनी सेंट्रल एक्ट or regulation made after the commencement of this act, it shall be sufficient for the purpose of indicating the application of the law to every person or the number of person for the time being executing the functions of an office, to mention the official title of the office at present executing the function, or that the officer by whom the functions are commonly executed। ठीक है, तो बाद में भी जिसके थ्रू ये एग्जीक्यूट होगा, सब्सटीट्यूशन मतलब अगर उसकी जगह कोई और आ गया तो उसके ऊपर भी यही सेम रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। आप बताओ इज दिस क्लियर? जैसे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी के ऊपर, करेंटली जो एमडी है उसके ऊपर अगर कोई रेस्ट्रिक्शन आ गया तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्शन अगर एमडी के ऊपर आ गया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुकेश अंबानी, आई एम टॉकिंग अबाउट एमडी, तो अगर मुकेश अंबानी कल को एमडी नहीं रहते कोई और एमडी बनता है तो भी यही सेम सिनेरियो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आया समझ में? अरे ये पॉइंट आया समझ में? राइट, तो ये पॉइंट आता है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फंक्शनरीज, सक्सेसर्स, ये भी आपका सेम है, ये जो मैंने आपको बताया, सॉरी ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया सक्सेसर्स, ये भी आपका सेम रहता है। अच्छा आई एम सो सॉरी, जो मैंने आपको बताया वो आपको मैंने सक्सेसर समझा दिया। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज का क्या मतलब हो गया? आई एम सॉरी, सपोज कोई एक पर्टिकुलर काम है वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर कर रहा था,
गाइस आई एम सो सॉरी, ये मैंने आपको जो यहाँ पे समझाया ये सक्सेसर समझा दिया कि इनका सक्सेसर जो होगा वो ये काम करेगा। यहाँ पर अगर आ जाता है, देखो हियर इट कम्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फंक्शनरीज। तो यहाँ पर बात हुआ, बोला पहले एक पर्टिकुलर काम था, ये काम करेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की जगह ये चेंज हो गया और यहाँ पर बोला कि ये जो काम है वो सेबी का चेयरमैन करेगा। तो जो रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल थे ऑन द फाइनेंस मिनिस्टर, वही सेम रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, सेबी चेयरमैन के ऊपर, क्योंकि आपने फंक्शनरी को सब्सटीट्यूट कर दिया। जो एक पर्टिकुलर फंक्शन था जो एक इंसान कर रहा था उसको आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो जो पहले ये काम कर रहा था और अब जो ये काम कर रहा है, सेम रूल्स उसके ऊपर भी एज इट इज एप्लीकेबल यहाँ पे रहेगा। और ये हो गया सक्सेसर्स वाला। तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर दूं तो कोई एक पर्टिकुलर काम था वो एमडी कर रहा था, अब एमडी की जगह वो काम कौन करेगा, लेट्स से सीएफओ करेगा। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस काम को आपने क्या किया है, फंक्शनरी उस पर्टिकुलर फंक्शन को आपने सब्सटीट्यूट कर दिया है। जो काम पहले एमडी कर रहा था इट इज नाउ सब्सटीट्यूटेड बाय द सीएफओ, सो द सेम रूल्स विल बी एप्लीकेबल देयर। गाइस इज दिस क्लियर? आई एम सो सॉरी, मैं दोनों को थोड़ा सा क्लब कर गया यहाँ पे। ये क्लियर हुआ आपको? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, राइट? तो इसमें देखो एक बार फिर से देखो, द एप्लीकेशन ऑफ एवरी लॉ फॉर अ पर्सन और द नंबर ऑफ पर्सन एग्जीक्यूटिंग द फंक्शंस ऑफ द ऑफिस, राइट? फाइनेंस मिनिस्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेंशन द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द ऑफिसर एट प्रेजेंट, और बाद में जो उसको कॉमनली एग्जीक्यूट करेगा सेबी चेयरमैन या फिर सीएफओ। सक्सेसर के अंदर यहाँ पर वही सेम है, द इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड after the commencement of this act, it shall be sufficient for the purpose of indicating the relation of the law to the successors of any functionaries or the corporations having perpetual succession to express its relation to the functionaries or the corporation. So ये दोनों जो sections हैं ये आपस में co-related यहाँ पे रहते हैं। ये बस खाली किस चीज का बात करता है, substitution of the function, और ये बात करता है successors के ऊपर। Guys, this is clear? Is this clear? Section 17, 18, सेक्शन 17, 18 क्लियर हुआ, राइट? ओके, अब बात आ रहा है ऑफिशियल्स, चीफ एंड सबऑर्डिनेट्स। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है, यहाँ पर जो बताया हुआ है कि जो भी पर्टिकुलर लॉ है जो सीनियर के ऊपर एप्लीकेबल है, वही लॉ आपका किसको बाउंड करेगा, ड्यूटी बाउंड करेगा जूनियर को भी और उसके सबऑर्डिनेट को भी, ठीक है। सो देखो, अ लॉ रिलेटिव टू द चीफ और सुपीरियर ऑफ एन ऑफिसर। अब ध्यान रखना यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव, तो ये उसके घर परिवार वाले रिलेटिव का बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसका, मतलब उस पोजीशन से रिलेटेड। जैसे आप ऐसे लो, कंपनी सेक्रेटरी और इसके नीचे आ जाता है डेप्यूटी कंपनी सेक्रेटरी या असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर उसका बात हो रहा है। सो अ लॉ रिलेटिव टू द चीफ और द सुपीरियर ऑफ एन ऑफिस shall apply to the deputies and the subordinates। तो मतलब इनके अंडर जो यहाँ पे इंटर्न्स होंगे जो ट्रेनिंग करेंगे उनके ऊपर भी लॉफुली परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, मतलब उनको भी क्या करना है, लॉफुली ये ड्यूटीज को परफॉर्म करना है इन द ऑफिस in the place of their superior to prescribe the duty of the superior। Suppose यहाँ पर बोला गया है कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अभी डेप्यूटी कंपनी सेक्रेटरी और एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी सपोज मिनट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते और फिर बाद में बोलते मेरी थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हेड कंपनी सेक्रेटरी की। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना ये बात नहीं चलेगा, क्योंकि जनरल क्लॉजेस एक्ट सेक्शन 19 क्लियरली यहाँ पर क्या बोलता है कि इसी के ऊपर ये, इनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। एक बार फिर से देखो, अ लॉ रिलेटिव टू द चीफ और द सुपीरियर ऑफ एन ऑफिस शेल अप्लाई टू, तो ये सुपीरियर हो गया, ठीक है, शेल अप्लाई टू द डेप्यूटीज और द सबऑर्डिनेट्स lawfully performing their duties of that office in place of that superior to prescribe the duties of the superior। Guys, is this clear? Is this clear? ये देखो, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन केजी कृष्णैया वर्सेस स्टेट। यहाँ पर इस केस में it was held that it is not essential that the same statutory authority that initiated under a scheme
under the Road Transport Corporation Act 1950 should implement it. It is open for the successor authority to implement or continue the same. तो जो subsequent authority है वो भी यहाँ पर ये lawfully duty, but ध्यान रखना ये वर्ड यूज किया हुआ है lawfully. Lawfully वो ड्यूटी को फुलफिल करेंगे. बाय द वे गाइस, एक लॉ मैं आप लोगों के साथ एक यहाँ पे लेट मी जस्ट शेयर दिस विथ यू ऑल. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर न्यूज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसको आप पढ़ना. इट्स अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल. ठीक है, आपको याद है हम लोग डिस्कस कर रहे थे द कंपनी शुड बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्पस. इफ द कंपनी इज नॉट फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्पस तो कंपनी विल बी लायबल टू बी स्ट्राइक डाउन. याद आ रहा है? याद आ रहा है? और फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर आप जो ऑफिस है, इफ द ऑफिस इज मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप इलीगल तरीके से ऑब्टेन करते हो, रिमेंबर ट्रेडिंग ऑफ द पब्लिक ऑफिस, घूसखोरी करके आपने लिया, तो उसको अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है और फिर वो अग्रीमेंट हो जाता है वॉइड. याद आ रहा है? अनएनफोर्सिएबल. याद आ रहा है घूसखोरी करके? अच्छा, फिर मनी लॉन्ड्रिंग तो खैर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो आप लोग? हमने शायद डिस्कस भी किया था पहले के लेक्चर में कि पैसे को घुमाना. ठीक है, ये वाला एक्ट आप, ये वाला न्यूज आप पढ़ना. ठीक है, ये एक बहुत अच्छा ऑर्डर आया है. ये ऐसा है जो बेसिकली यहाँ पर क्या कवर कर रहा है? इट इज कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स. मनी लॉन्ड्रिंग को कवर करता है कंपनीज एक्ट में कि द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी वाज फ्रॉडुलेंट, उसको स्ट्राइक ऑफ करता है. और जो अग्रीमेंट इसने एग्जीक्यूट किया था दैट इज ऑल्सो फ्रॉडुलेंट. बहुत ही अच्छा ऑर्डर है. जस्ट आप इसको यहाँ पे पढ़ना कि ये बेसिकली एनसीएलटी के ऑर्डर को अपील किया गया था नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल के अंदर, और एपेलेट ट्राइब्यूनल हैज अपहेल्ड. अपहेल्ड मतलब जो एनसीएलटी ने बोला उसी को अपहेल्ड किया है टू वाइंड अप देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड. और उन्होंने बोला कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ था. सो ये बेसिकली उसको फ्रॉड क्यों बोलते हैं, उन्होंने बताया कि ये जो अग्रीमेंट इन्होंने लिया था दिस वाज थ्रू फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो सप्रेशन, क्योंकि जो की पर्सन वहां पर था उसने गड़बड़ करके गलत तरीके से यहाँ पर इस अग्रीमेंट को साइन किया था. एपेलेट क्या डिफरेंस है एनसीएलटी से? रौनक आप देखो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, है कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही एनसीएलटी, एनसीएलएटी और फिर सुप्रीम कोर्ट. ओके, तो सबसे पहले अपील आप कहाँ करोगे? एनसीएलटी में. और अगर आप खुश नहीं हो तो फिर आप जाओगे एनसीएलएटी के अंदर, इसको एनक्लैट भी बोलते हैं. फिर आप देखो यहाँ पर एनसीएलटी में ये भी बताया कि इट अपियर्स दैट द अग्रीमेंट वाज साइंड बाय द क्लर्क, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, और इस क्लर्क को क्या किया दिया गया था? रिश्वत दी गई थी ये अग्रीमेंट को साइन करने के लिए. देयरफॉर ये भी एक फ्रॉडुलेंट माना गया इस अग्रीमेंट के अंदर. और ये अग्रीमेंट किसके साथ हुआ था? ये जो कंपनी है इसने अग्रीमेंट किया था इसरो के साथ. तो पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इन्वॉल्व यहाँ पे हो गया, उसी का एक कॉमर्शियल आर्म था. और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो ये जो डील है, ये डील तो पूरा बताया, प्लस यहाँ पर ये बताया कि ये जो पूरा का पूरा कंपनी को जो इनकॉर्पोरेट किया गया था इसका पर्पस ही क्या था? फ्रॉडुलेंट के लिए, फ्रॉडुलेंट पर्पस था, इसलिए इस कंपनी को उठाकर यहाँ पे अभी स्ट्राइक ऑफ करने का ऑर्डर दे दिया और उसको बंद करने का ऑर्डर दिया है यहाँ पे. आप बताओ, इज दिस क्लियर? देखो इस कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, मतलब बेसिकली जो क्लर्क है जिसने अलाउ किया, ठीक है, तो सिंपल उसने एक अग्रीमेंट साइन करके यहाँ पर ले लिया. तो ये आप देखना, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड अग्रीमेंट. मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा. इस वाले केस के बारे में और भी अगर आप रीड करना चाहो तो डू रीड अबाउट इट. मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे सबसे पहले आप लोगों का ध्यान आया कि आप लोगों के साथ ये वाला पॉइंट मैं शेयर करूंगा, बिकॉज इट इज बेसिकली समथिंग जो आप यहाँ पे प्रैक्टिकली पढ़ोगे इसको. ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं. ठीक है, हाँ अच्छा, ये वाले केस में आप देखो, इसमें जैसे बताया हुआ है कि in case of Prevention Detention Act where there is a change in the advisory board after the service of detention order,
A new advisory board can consider the case pending before the earlier board. तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट है उसके ऊपर भी पूरा का पूरा एप्लीकेबल रहेगा। अब आते हैं हम यहाँ पे सेक्शन 20 से 24 के ऊपर, जो डील करता है प्रोविजंस एज टू द ऑर्डर्स, रूल्स एटसेट्रा विच आर मेड अंडर इनैक्टमेंट। तो इसमें देखिए, वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और द लॉ a power to issue any notification, order, scheme, rule, form, bylaw is confirmed, then the expressions used in the notification, order, scheme, rule, form, or bylaw shall, unless there is anything repugnant in the subject or the context, shall have the same meaning as in the act or regulation this। अब देखो इसका क्या मतलब होता है कि जब हम किसी एक्ट के अंदर कोई टर्म को यूज करते हैं, तो ठीक है, तो उसको वहां पर अगर किसी भी टर्म को डिफाइन किया गया है उस लॉ के अंदर, तो उसका सेम मीनिंग वहां पर रहेगा। अब सपोज करो उस पर्टिकुलर एक्ट में, जैसे आप देखो हमने क्या डिस्कस किया था, सिक्योरिटीज का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड है कि नहीं, लेकिन सिक्योरिटीज को डिफाइन किस में किया हुआ है, SCRA में। और मैंने आप लोगों को कई बार ये बताया भी था, व्हाई इट इज रिटन SCRA, बिकॉज कल को अगर सिक्योरिटीज का डेफिनेशन SCRA से चेंज करना है आपको, ठीक है, मतलब SCRA में अगर कोई अमेंडमेंट हुआ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये चेंज आ जाएगा। मतलब अगर सपोज कोई एक नया सिक्योरिटी आया, जिसको सपोज बिटकॉइन, आज की डेट में सेबी को लगता है कि बिटकॉइन को SCRA के अंदर इंक्लूड, मतलब सिक्योरिटीज में इंक्लूड करना है, तो वो SCRA में इंक्लूड करेंगे। तो अभी कंपनीज एक्ट को अमेंड करने का जरूरत नहीं, द मोमेंट SCRA इज अमेंडेड, वहां पर सिक्योरिटी का डेफिनेशन अमेंड हुआ, तो यहाँ पर भी आपका अमेंडमेंट साथ साथ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट ही आपको इधर बताया हुआ है, दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्डर एटसेट्रा इनैक्टमेंट जो यहाँ पर आपको दिया है, तो सेम चीज इधर बताया कि जब तक वहां पर नए, अब जैसे नए कंपनीज एक्ट में जब तक कुछ चेंज नहीं किया, सपोज करो कंपनीज एक्ट के अंदर कोई नया डेफिनेशन सिक्योरिटीज का आ जाता है और वो बोलते हैं नो, सिक्योरिटीज विल मीन एंड इट विल इंक्लूड इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट, बस खाली इस तरह से करके आपको दे देता है। इस तरह से जब तक लॉ में कोई चेंज नहीं होता, तो ये जो डेफिनेशन जब चेंज होगा, ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगा। तो देखो, द टर्म कलेक्टर यूज्ड इन रूल 4 of the land acquisition companies rules 1963 will have the same meaning as it is being given here, जब तक कि वो नया रूल यहां पर चेंज नहीं होता। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? राइट। फिर आप ये देखो यहां पर पावर टू इशू, टू इंक्लूड, पावर टू ऐड, अमेंड, अगर आप वही सेम आता है जैसे पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू रिमूव, सेम वे पावर टू इशू also includes the power to add, amend, vary, rescind the notification order, rules or the bylaws। तो अगर आपके पास पावर है लॉ को इशू करने का, तो आपके पास उस लॉ को कैंसिल करने का भी पावर पूरा मिलेगा। ठीक है, ये पार्ट आपको इधर दिया हुआ है। तो मेकिंग, ये देखो, मेकिंग ऑफ रूल्स एंड बायलॉज, इसके ऊपर देखना, शायद आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखो ये क्या बता रहा है, मेकिंग ऑफ रूल्स एंड बायलॉज, ठीक है, एंड इशूइंग द ऑर्डर्स बिटवीन द पासिंग ऑफ द ऑर्डर एंड द कमेंसमेंट ऑफ द इनैक्टमेंट। अब आपको पता है पासिंग ऑफ द ऑर्डर और कमेंसमेंट ऑफ इनैक्टमेंट में गैप हो सकता है कि नहीं। देखो जैसे कि कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट जो है वो 2013 के अंदर पास हो गया, लेकिन उसका इनैक्टमेंट जो था, ठीक है, वो अलग अलग डेट्स के ऊपर हुआ। हो सकता है ना ऐसा कि वो कमेंट्स कभी हो, एक्ट पास हो गया, अब जैसे बजट है, बजट पास हो गया, लेकिन उसका इनैक्टमेंट कब होता है, बाद में होता है, उसी समय नहीं होता। तो आपको यहाँ पर क्या चेक करना है कि जब कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ है, ठीक है, वो पास हो गया और वो अभी तक कमेंट्स नहीं हुआ है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उस बीच में अगर लॉ रूल्स ये सब अगर बनते हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा। तो वहां के लिए आपको किसको देखना है, सेक्शन नंबर
22 को। तो यहाँ पर क्या बता रहे, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन विच इज नॉट टू कम इन फोर्स इमीडिएटली on passing thereof, a power conferred to make rules, bylaws, or issue orders in respect to the application of the act or rules, or with respect to the establishment of any court or the appointment of any judge, officer thereunder, or with respect to the person by whom, or the time when, or the place where, or the manner in which the fees anything is to be done, then the power may be exercised at any time after the passing of the act and the regulation, but the rules, ध्यान रखना, the rules, bylaws or the orders whatever is made shall not take effect till the commencement of the act or regulation. आपको अगर याद हो, मेरा पहला लेक्चर फाउंडेशन के अंदर भी और अपने इंटरमीडिएट लेवल में भी मैंने आपको बताया था, ये है एक्ट, एक्ट के अंदर क्या आता है, रूल्स, याद आ रहा है, और फिर मैंने आपको बताया था ये है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट और फिर ये रूल्स। मैंने आपको बताया था कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रूल्स के बारे में, तो क्या ये जो रूल्स है ये एक्ट के बियॉन्ड जा सकता है? आंसर इज नो। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर एक्ट ही इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो आपने रूल्स वगैरह को इन सबको अगर बना भी दिया, ठीक है, रूल्स वगैरह को अगर आपने बना भी दिया तो क्या वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा? आंसर इज नो, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो रूल का इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, राइट। सो इट इज एन इनेबलिंग प्रोविजन, its content and the purpose being to facilitate the making of the rules before, हाँ, लेकिन लॉ में ये मना नहीं किया कि आप रूल्स पहले बना नहीं सकते, आप आराम से रूल्स बना सकते हो, बट रूल्स को वैलिडेशन कब मिलेगा? ओनली आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द मेन लॉ, जिसके तहत ये रूल्स और बायलॉज आ रहे हैं। ओके, फिर देखिए, द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मेकिंग द रूल्स एंड बायलॉज आफ्टर द प्रीवियस पब्लिकेशन। अब इसके अंदर क्या रहा है, आप देखो इसमें 3-4 पॉइंट्स आपके पास हैं। अब इसमें देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन अ पावर टू मेक रूल्स और bylaws is expressed to be given subject to the condition of the rules or bylaws being made after the previous publication, then the following provisions shall apply। सबसे पहले तो इस सिचुएशन को आप उठाकर देखो, इस सिचुएशन के अंदर क्या है, यहां पर आपको वो बता रहा है कि कोई भी सेंट्रल एक्ट है, ठीक है, अ पावर टू मेक रूल्स और बायलॉज विच इज गिवन subject to the condition of the rules and bylaws being made after the previous publication, then the following provisions shall apply। तो इसके अंदर क्या आता है कि देखो, the authority having the power to make the rules can make them, और उसका ड्राफ्ट जो होगा वो वहां पर पब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या आ गया कि वो ड्राफ्ट रूल्स जो रहेगा वो ड्राफ्ट रूल्स को यहाँ पर निकाले। तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, ड्राफ्ट रूल्स को वो लोग ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अभी तक एक्ट नहीं आया बट उसके ड्राफ्ट रूल्स को उन्होंने यहाँ पर निकाला। दूसरा यहाँ पर क्या बताया, द पब्लिकेशन शैल बी मेड एज द अथॉरिटी डीम्स सफिशिएंट। तो नेक्स्ट ये आ गया, एज द अथॉरिटी डीम्स सफिशिएंट, वो उसका उस हिसाब से पब्लिकेशन कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर ये बताया कि ये जो ड्राफ्ट है, द ड्राफ्ट नोटिस स्पेसिफाइंग द डेट ऑन और आफ्टर विच द ड्राफ्ट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो वो ड्राफ्ट उन्होंने निकाल के रखा है बट उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, एक डेट को मेंशन कर दिया और बताया कि इस दिन से वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को। ध्यान रखना अभी भी लॉ पूरा बना नहीं है, वो अभी भी ड्राफ्ट स्टेज में यहाँ पर है। फिर यहाँ पे बता रहे, द अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक द रूल्स और बायलॉज एंड वेयर द रूल्स और बायलॉज आर टू बी मेड विद द सैंक्शन, अप्रूवल और कॉन्करेंस ऑफ अनदर अथॉरिटी, दैट अथॉरिटी शैल आल्सो कंसिडर द ऑब्जेक्शंस और सजेशंस। अब सपोज करो कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ है, लेट्स से कंपनीज एक्ट के अंदर कोई लॉ है जो कि पब्लिक इशू और इन सब से
तो वहां पर बोला हुआ है कि आपको सेबी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा इस केस में। तो जब तक सेबी आपको उस चीज का अप्रूवल नहीं देगा तब तक यहाँ पर उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और लास्ट में आपके पास यहाँ पे क्या है, पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजेट। आप बताइए, इज दिस क्लियर? राइट, पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजेट ये आपका बन जाएगा कंक्लूसिव प्रूफ कि वो लॉ जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं। एंड एनीवे अगर आप देखो, पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट ये आपका क्या बनता है, दिस इज योर कंक्लूसिव प्रूफ कि आपका लॉ यहाँ पर तैयार हो गया है। आप बताइए, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके फिर देखें सेक्शन 23 सबसेक्शन 5, इट रेजेस कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। तो ये पॉइंट मैंने आपको जैसे बताया इसी के रिलेटेड में है कि एक बार रूल्स ऑफिशियल गजेट में आ गए, भारत के राजपत्र में छप गए, मतलब ये आपका क्या हो चुका है, ये रूल्स ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेबल हो चुका है, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक, सो आफ्टर मेकिंग द पब्लिकेशन ऑफ द रूल्स इन द ऑफिशियल गजेट, it is to be inferred that the procedure for making of the rules have been followed. Any irregularities in the publication of the draft cannot be questioned thereafter. ये पॉइंट आप ध्यान रखना, right? It therefore cannot be questioned. Okay, and it shall be open to the authority publishing the draft entitled to make the rules or to make suitable changes in the draft before पब्लिशिंग देम। तो उसमें जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप वहां पे वो अथॉरिटी उसके अंदर कर सकते हैं। कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑर्डर इशूड अंडर द इनैक्टमेंट रिपील्ड और इनैक्टेड। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि पुराने वाले एक्ट के अंदर जो भी रूल्स आपके बने हैं, ठीक है, जब तक नए रूल्स नहीं आते या जब तक नए रूल्स उसको रिपील नहीं करते तब तक जो पुराने वाले रूल्स हैं वही क्या करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। और ऐसा माना जाएगा कि ये रूल्स अभी भी किसमें, नए वाले रूल्स के अंदर ही बने हुए हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वाइंडिंग अप का जो प्रोविजन है, ठीक है, वाइंडिंग अप का प्रोविजन कंपनीज एक्ट 1956 में भी था और ये 2013 के अंदर भी था, ठीक है। अब 2013 वाला जो प्रोविजन था दैट वाज नॉट इनैक्टेड, ठीक है, हालांकि 1956 एक्ट रिपील हो गया लेकिन 2013 एक्ट अभी तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो वाइंडिंग अप के लिए आप अभी भी कौन से प्रोविजन को ले रहे थे, आप 1956 एक्ट के प्रोविजंस को ले रहे थे। सिमिलरली आप प्रोड्यूसर कंपनी को देखो, प्रोड्यूसर कंपनी के लिए भी जो प्रोविजन था वो किसका एप्लीकेबल हो रहा था, अभी तक 1956 का हो रहा था, अभी रिसेंटली 2013 का आ गया। अदरवाइज वो 1956 का ही प्रोविजन वहां पर आपका एप्लीकेबल होके रखा हुआ था। गाइस इज दिस क्लियर? सो अगर कोई नया, तो अब सपोज करो वाइंडिंग अप हो रहा है और आप 1956 के हिसाब से लिक्विडेटर वगैरह को अपॉइंट कर रहे हो, रिसीवर को अपॉइंट कर रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि यार ये तो प्रोविजन ही गलत है। क्यों? क्योंकि 2013 एक्ट आ गया है उसके, क्योंकि उसके प्रोविजन अभी तक इम्प्लीमेंट हुए नहीं है। तो 1956 एक्ट के अंदर भी जो प्रोविजंस के हिसाब से आपने लिक्विडेटर और इन सबको अपॉइंट किया वो यही माना जाएगा कि आपने 2013 वालों के हिसाब से ही किया है। तो आप ये देखो, where any central act or legislation is made after the commencement of this act which is repealed, so 1956 act which is repealed or reenacted with or without modification, then unless it otherwise expressly provided, any appointment, notification, order, scheme, rule or forms, bylaws made or issued under the repealed act will continue to be in force and be deemed to have made or issued under the notification or the order or the scheme under the previous law। मतलब जो आपका प्रीवियस लॉ है उसी के हिसाब से। तो अगर यहाँ पे लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ तो चलेगा। अब इसमें आप ट्रांजिशन भी देखो, सपोज 1956 से 2013 एक्ट आ गया, अब यहाँ पर जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है 2013 एक्ट आने के बाद जब वाइंडिंग अप के प्रोविजंस लग भी गए तब भी क्या होगा, वो लिक्विडेटर का प्रोविजंस जो है वो चेंज नहीं होगा। सपोज एक और एग्जांपल लो, आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था 1956 एक्ट में, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ऐसे बहुत ही वेग एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको 5 साल के लिए
1956 एक्ट के अंदर एमडी बनाया गया था। और कब बनाया गया? 2012 में। एक साल तो ठीक, 2 साल तो ठीक, तीसरे साल में आप क्या बोलोगे? जैसे 1 अप्रैल 2014 आएगा तो क्या हम ये बोलेंगे कि यार नहीं, आप अब एमडी नहीं रहे? नहीं, यहाँ पर क्या माना जाएगा? यहाँ पर 2013 के अंदर भी आप एमडी बनोगे, मतलब 13 में तो हो ही आप, 14 में भी आप एमडी बन के रखोगे, 15 में भी एमडी रहोगे, 16 में भी एमडी रहोगे। और ये ऐसे माना जाएगा एज इफ 1956 नहीं, 2013 एक्ट के अंदर ही आपको एमडी बनाया गया था। इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? ये वाला पार्ट ओके। फिर आप देखिए यहाँ पे ये सेम पॉइंट आपको इधर दिया हुआ है। सो दिस सेक्शन अकॉर्ड्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, ये दिख रहा है, दिस गिव्स द स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू द जनरल प्रिंसिपल दैट if a statute is repealed or reenacted, okay, the reenactment neutralizes the previous repeal and the provisions of the repealed act which are reenacted will continue to be enforced without interruption. Okay guys, clear? हाँ, लेकिन अगर लॉ में ही कुछ लिखा है स्पेसिफिकली, नए वाले लॉ में ही लिखा हुआ है कि नहीं, पुराने सारे अपॉइंटमेंट्स को हम डिलीट मानेंगे, सपोज 2013 एक्ट आता है और वो बोलता है, स्पेसिफिक ऐसे प्रोविजन देता है, एनी liquidator appointed under the 1956 act shall deem to have vacated the office, or any managing director appointed in the 1956 act shall deem to have vacated the office, तब तो बात अलग है, otherwise he will continue to be there. आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट, अब ये देखो, जैसे इट वाज हेल्ड दैट investigations conducted by the inspectors of the police under the authorization of the notifications issued in the Prevention of Corruption Act 1947 will be proper and will not be quashed under the new notification taking the above power till the aforesaid notification is specifically superseded or withdrawn or modified under the new notifications. Same way यहाँ पर माइंस है, तो माइंस एक्ट 1923 था, उसको रिपील करके माइंस एक्ट 1952 आ गया, ठीक है। बट 1923 के अंदर जो जो आपके काम थे दैट विल डीम टू कंटिन्यू इन फोर्स जब तक कि वो आपका पुराना वाला सुपरसीड नहीं करता। सुपरसीड कैसे करेगा? या तो देखो, जो आपका पुराना वाला टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर क्या होगा, ये 1952 के अंदर एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली ऐसा मेंशन करना होगा कि 1923 वाले सारे प्रोविजंस को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो राइट, सो वेयर एन एक्ट इज रिपील्ड और रीइनैक्टेड, द फैक्ट दैट द रिपील्ड एक्ट स्टेटेड that the rules made thereunder shall have the effect as if the enacted they were enacted in the act does not mean that the rules automatically disappear with the repeal of the act under which they are made and there is no room for application under this act. एग्जाम में एक बार एक PYQ क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कि डिलीशन में और रिपील में क्या फर्क है। तो रिपील में वो प्रोविजन खत्म हो गया है, लेकिन उस प्रोविजन के अंदर जो काम किया गया है या जो काम चल रहा है वो खत्म नहीं होता। लेकिन अगर कोई प्रोविजन डिलीट हो जाता है फिर तो खत्म, फिर तो खत्म। अगर कोई प्रोविजन को आपने डिलीट कर दिया तो फिर वो पूरा काम इमीडिएटली उसी एंड से ही खत्म हो जाएगा। ओके गाइस, क्लियर? राइट, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है रिकवरी ऑफ फाइन्स। तो ये आपके लिए काफी सही है कि सेक्शन 63 से सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और ये सब बताते हैं ये जितने भी फाइन्स आपके लगे हैं वो सब आपको मतलब देयर विल बी एक्सप्रेस इट विल बी मेंशन कि यहाँ पर जो फाइन्स है वो कौन कौन से एक्ट में लगेगा। तो ये आपका एक बेसिक प्रोविजन हो गया फाइन्स के लिए। फिर आता है प्रोविजंस एज टू द ऑफेंस ऑफ पनिशेबल अंडर मोर 2 और मोर एनैक्टमेंट। तो किसी एक मतलब कांड के लिए 2 या उससे ज्यादा लॉ के अंदर आपको पनिशमेंट बताया हुआ है तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप सीधा ध्यान रखना, आपको 2 बार फांसी नहीं लग सकती। एक सिंपल सा आप ध्यान रखना, आपको 2 बार फांसी नहीं लग सकती। आप एक चीज देखना, सी सपोज आई विल टेल यू एग्जांपल दैट आई एम मेकिंग, बट let's say okay,
देखो मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंस अभी एक रिसेंट निर्भया जैसा इंसिडेंट मुंबई में हुआ, मैं वैसे आपको एग्जांपल देता हूँ. सो दिस पर्सन raped, okay, that lady, and thereafter this person also murdered. Okay, now for rape, what is the punishment? The punishment is death. Okay, for murder what is the punishment? The punishment is death. तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या उसको आप 2 बार मारोगे? आंसर इज नो. ठीक है. अच्छा, सपोज करो डेथ नहीं, तो यहाँ पर आपको जैसे एग्जांपल देते हैं 14 साल का जेल, इसके लिए भी 14 साल का जेल. तो क्या 14 और 14 28 ईयर्स का उसको जेल हो जाएगा? तो आपको ये प्रोविजन यहाँ पर ध्यान रखना है. तो सेम ऑफेंस के लिए अगर 2 अलग अलग लॉ के अंदर आपको, हालांकि ये एग्जांपल बहुत ज्यादा फिट नहीं हुआ, बट आपको जस्ट खाली मैंने वो पॉइंट बताया कि जो भी ऑफेंस आपने अगर किया है उसके लिए अगर 2 या उससे ज्यादा इनैक्टमेंट्स में उसमें रहते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना, यू विल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड punished in either of those enactment but will not be punished twice for the same offense. आप बताइए, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? राइट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सेम ऑफेंस के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता. ठीक है. ये आपके पास फिर यहां पर आ रहा है, देखो जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर ये सेम आपको दिया, बट घुमा फिरा के बात वही था कि ये चीज, जैसे देखो इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज 2 अल्टरनेटिव चार्जेस फॉर द सेम ट्रायल. ठीक है, इंडियन पिनल कोड में भी था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी था. हाँ, एक और बेस्ट एग्जांपल, तो आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि एक में आपको जेल होगा, दूसरे के लिए आपको क्या किया जाएगा, यू विल बी अक्वेटेड इन वन एंड इन द अदर देयर विल बी कन्विक्शन. ठीक है, तो ये सेम प्रोविजन आता है. अच्छा, मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, ये आपका सेक्शन 27 है जो बता रहा है मीनिंग बाय पोस्ट. तो मीनिंग बाय पोस्ट का क्या मतलब हो गया? देखो, अगर आप पोस्ट से किसी चीज को डिलीवर करते हो, तो देखो इट शुड बी प्रॉपरली एड्रेस्ड. ठीक है, वो प्रीपेड होना चाहिए, मतलब आपने उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया, ऐसा नहीं बिना स्टैंप वाला आपने भेज दिया, बोला हमने पोस्ट तो कर दिया था और हमने बोला भी कि सामने वाले से पैसा कलेक्ट कर लेना. हमारी गलती नहीं है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस वालों ने उसको नहीं भेजा, उनको हमारे पे भरोसा नहीं था. तो यहाँ पर पोस्ट में वही बताया हुआ है कि इट शुड बी properly addressed, it should be prepaid, and it should be posting by the registered post. The post should be sent by the registered post. ये 3 पॉइंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, तो हम मानेंगे इट इज अ प्रॉपर सर्विस बाय पोस्ट. सी सपोज करो आपको एड्रेस, मेरे को एड्रेस करना है, आपके कंपनी लॉ के टेस्ट पेपर्स आज मेरे को एड्रेस होंगे. आज मनोज सर से मेरा बात हुआ आपके लेक्चर के पहले, तो वो एड्रेस करेंगे आनंद तिनकानी, दिल पुट माय प्रॉपर एड्रेस. अगर मनोज सर ऐसे लिखे आनंद तिनकानी, बोरीवली वेस्ट, मुंबई, क्या ये प्रॉपर एड्रेस है? क्या ये प्रॉपर एड्रेस है? आंसर इज नो. तो आप क्या बोलोगे, क्या सर्विस ऑफ पोस्ट हुआ है? आंसर इज नो. तो इवन दो भेजा गया तब भी हम बोलेंगे यहाँ पर नहीं हुआ. ठीक है, अब देखो ये वाला केस है, अ नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर द स्टैट्यूटरी रूल्स टू बी सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू इज इंस्टेंटली सेंट. अब सपोज करो कोई अगर पोस्ट है जो भेजा जाना चाहिए था, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब जब वहां पर डिलीवर हो गया तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उसको आपने सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा, तो फिर यहाँ पर क्या माना जाएगा कि आपने सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा है. ठीक है, सो दिस इज neither tenable. So serving of notice under the registered port under this act shall neither be tenable nor be based upon the sound exposition of the law. सर सच में पेपर देंगे या एग्जाम्पल है? देखो नॉर्मली जैसे फाउंडेशन और के पेपर्स होते तो मैं सोल्यूशन कॉपी भेज देता हूँ और वो पेपर चेक होके स्टूडेंट्स को मिलता है और उनको कोई डाउट होता है तो वो मेरे से बात करते हैं. बट जैसे आप लोगों से मेरा थोड़ा ज्यादा लगाव है, ठीक है, तो मैं सोचा कि आप लोगों का पेपर मैं ही क्यों ना चेक करूं, और जब 2 अक्टूबर को आपको मिलूं तो आप लोगों के साथ पेपर वहीं पे डिस्कस करूं वन ऑन वन. व्हाट इज योर मिस्टेक, व्हाट यू हैव डन, इस आंसर को आप कैसे लिख सकते थे, राइट?
सपोज प्रथमेश का कोई आंसर बहुत अच्छा है, रौनक आपने वो आंसर अच्छा नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे डील कर सकते हैं कि देखो प्रथमेश ने इस आंसर को इस तरीके से लिखा, तो आप सीख सकते हो। सेम रौनक के आंसर से बाकी लोग कोई सीख सकते हैं, तो इट विल बी ग्रुप प्रॉपर, मस्त सा रहेगा वहां पे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास जगदीश सिंह वर्सेस नत्थु सिंह। यहाँ पर बताया हुआ है, इट वाज हेल्ड दैट वेयर अ नोटिस इज टू बी सेंट to the landlord by the registered post and the same was returned by the tenant with an endorsement of refusal, it will be presumed that the notice has been served. Example PYQ बन सकता है ये आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसका क्या मतलब है कि देखो मेरे लैंडलॉर्ड जो है उनका एड्रेस है, ये उनका घर है। अब बेचारे किसी ने नोटिस भेजा, मेरे लैंडलॉर्ड का नाम है मेहुल त्रिवेदी, अब मेहुल जी के नाम पे कोई यहाँ पर लेटर आया, मैंने वो लेटर लेने से मना कर दिया, और बाद में जो पर्सन है वो बोलता है यार मैंने तो लेटर भेजा था बट आपके टेनेंट ने मना कर दिया, और मेहुल जी बोलते कि नहीं आपने नोटिस सर्व ही नहीं किया, तो क्या यहाँ पर ये माना जाएगा क्या नोटिस सर्व नहीं हुआ है? आंसर इज नो, नोटिस सर्व किया गया था। फिर आप अपने टेनेंट को घर से बाहर निकालो, उसकी पिटाई करो, ये प्रोविजन आता है। राइट, फिर आप देखिए यहाँ पर it was held that the notice which was sent by the registered post to a person concerned at a proper address is deemed to be served upon him in the due course unless contrary is proved। ठीक है, तो अगर आप प्रूव करो कि नहीं देखो वो एड्रेस प्रॉपर नहीं था, या यहाँ पर आपने जो स्टैंप लगाया था वो बराबर नहीं था, ठीक है, या वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो बात अलग है, अदरवाइज इट इज डीम्ड कि आपने बराबर से उसको भेजा होगा। फिर आ जाता है साइटेशन ऑफ इनैक्टमेंट। तो साइटेशन ऑफ इनैक्टमेंट का यहाँ पे सिंपल मतलब रहता है कि जब आप कोट करते हो एक लॉ को दूसरे लॉ में, वहां पे जब कोट करते हो, तो दिस इज बेसिक्स हो, ये प्रोविजन ऐसा ही है। अब आता है सेविंग्स ऑफ द प्रीवियस इनैक्टमेंट बाय द रूल्स। तो ध्यान रखना जैसे ही पुराना लॉ आया, ठीक है, जैसे कोई नया लॉ आया, पुराना लॉ कंप्लीट नहीं आउट नहीं होता जब तक नए लॉ के अंदर उसमें रिपीलमेंट नहीं रहता। आपको मैं एक सेबी का रेगुलेशन दिखाता हूं, उससे आप काफी अच्छे से इसको समझ सकोगे। देखो जैसे दिस इज ओके, डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स का ये रेगुलेशन है। ठीक है, इस रेगुलेशन के अंदर आप लास्ट में देखो, लास्ट में आपको यहाँ पर सेक्शन मिलेगा जो आपको बताएगा रिपील। ठीक है, ये तो शेड्यूल्स हैं, ये देखो रिपील्स एंड सेविंग, ये है डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2011। अब ये बता रहा है डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2009। तो अब क्या बताया, रेगुलेशन 44 बोल रहा है कि द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डीलिस्टिंग रेगुलेशंस 2009 स्टैंड्स रिपील्ड फ्रॉम द डेट दीज रेगुलेशंस कम इनटू फोर्स। तो 2009 वाला रेगुलेशन कब तक था यहाँ पे, जब तक ये वाला रेगुलेशन नहीं आया। लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील, मतलब अगर आपने पुराने वाले डीलिस्टिंग रेगुलेशन के अंदर कुछ भी गड़बड़ किया है, या वहां पर कोई भी आपको परमिशन मिला है, कोई आपने फीस का पेमेंट किया, कुछ भी किया, तो उसका कोई भी मतलब चेंजेस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब वो उसको डीम्ड माना जाएगा। सपोज करो आपने डीलिस्टिंग के लिए ऑलरेडी इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया था स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है, या आपको ऑलरेडी कोई एग्जाम्पशन मिल गया था, आपने कोई ऑलरेडी फीस पे कर दिया था, तो अब ऐसा नहीं होगा कि डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2021 आके आपको बोलेगा अरे वो तो आपने जो पे किया था वो 2009 में पे किया था, अभी 2009 वाला लॉ गया, उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे को मेरा पैसा दो। रिमेंबर मुन्ना भाई एमबीबीएस का ओपनिंग सीन, उसके अंदर वो देखते हो, वो बोलता है ये देखो गलत बात है, मैंने आपके भाई को पूरे पैसे दे दिए थे, लेकिन आप, फिर वो क्या बोलता है, मेरे भाई को पैसे दिए उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा भाई आखा मुंबई को तड़का लगा के दुबई चला गया, उससे मुझे मतलब नहीं है। वो सीन याद है आपको मुन्ना भाई एमबीबीएस का, जब वो टैक्सी ड्राइवर बनता है और अरशद वारसी पीछे से गोली चलाते रहता है, नहीं देखा वो सीन मुन्ना भाई एमबीबीएस? चलो इस बार जब देखोगे तो आप चेक करना, बेसिकली यहाँ पर प्रोविजन वो ये बोलता है कि देखो लॉ डिलीट हो गया, लेकिन लॉ में इसके पहले जो भी आपने काम किया है वो सारे यहाँ पर डिलीट नहीं हुए हैं। अगर उसके पुराने वाले लॉ के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रहा है तो वो एज इट इज चलेगा। टेक वन मोर एग्जांपल, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992, उसके अंदर आपका कोई केस चल रहा था,
अचानक से इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 आ गया, तो अब क्या आप ये बोलोगे देखो मैंने जो भी गड़बड़ किया था वो 1992 वाले रेगुलेशन में किया था, आज की डेट में 1992 वाला रेगुलेशन खत्म, क्योंकि 1992 वाला रेगुलेशन खत्म तो मेरा जो गुनाह है वो भी खत्म। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि रिपील प्रोविजन के अंदर यही बताया हुआ है, राइट? तो जो भी रहेगा देखो, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट respecting the construction of the act, regulations, rules or bylaws made thereafter this act shall not affect the construction of any act, regulations which continued and amended regulation made after the commencement of this act. So this remains common everywhere. Next आप देखिए, application to act to the ordinances. So in this act, the expression central act wherever it occurs, except in section number 5, the act और ये सारा प्रोविजंस जो आपको दिया है वो बेसिकली ऑर्डिनेंसेस के ऊपर भी आपका एप्लीकेबल होता है, राइट? सो विद दिस ये आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है ये कंप्लीट हो गया है। आप लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट को एक बार मॉड्यूल से पढ़ना, और जैसा मैंने बताया था जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इन दो के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा बुलेट पॉइंट्स वाला, तो एग्जाम में आपको ये सब इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप खाली टू द पॉइंट जो प्रोविजंस रहोगे उसी को कवर करके पढ़ोगे, ठीक है? सो आई विल शेयर दैट नोट्स विद यू ऑल शॉर्टली, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट, बट एक बार फिर भी इसको आप लोग पूरा पढ़ लेना ताकि आप अपनी तरफ से बिल्कुल अपडेटेड रहो। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। कल मिलते हैं एंड कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ओके, कल हो सकता है आपका लेक्चर का टाइमिंग थोड़ा पहले हो, आई विल ट्राई टू कीप द लेक्चर लिटिल अर्ली। एक लंबा लेक्चर कल मैं लेने का सोच रहा हूँ आप लोगों का, लेट मी सी हाउ टाइम परमिट्स एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द इंटीमेशन फॉर दैट। कल आप लोगों का कोई टेस्ट वगैरह है? डू यू ऑल हैव एनी टेस्ट और समथिंग? नो, तो परफेक्ट, तो कल मैं फिर आप लोगों का लेक्चर थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूंगा। ओके, चलिए देन, टेक केयर, बाय बाय।